वोटिंग कि उनके वोटिंग सिस्टम में चेंजेस होना चाहिए, वन ईच पर्सन एंड वन वोट, कि प्रत्येक इंसान को राइट होना चाहिए वोट कास्ट का, एवरीवन शुड हैव राइट टू कास्ट वोट। तो वोट डालने का सभी को अधिकार होना चाहिए, जो कि पहले नहीं था, बट उनका जो प्रपोजल था थर्ड एस्टेट का, इट वाज नेग्लेक्टेड या फिर इससे डिनाई कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया लुईस XVI ने। दूसरी बात क्या हुई कि लुईस XVI ने पेरिस की जो सिचुएशन थी वो काफी गड़बड़ी हुई, वहां पर उथल-पुथल मचा हुआ था, तो वहां पर टर्मोइल सिचुएशन थी पेरिस की। अब वहां पर लुईस XVI ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया टू मार्च इन द सिटी, कि सिटी में मार्च करने के लिए, बट लोगों में रूमर फैल गए कि लुईस XVI ऑर्डर्ड टू हिज आर्मी टू ओपन फायर ऑन द सिटीजन, कि नागरिकों पर गोलियां चलाने का अधिकार दिया है। इन द प्रोटेस्ट ऑफ दिस रूमर, इस रूमर के प्रोटेस्ट में या फिर ये रूमर जो अफवाह फैल गई थी, इसके अगेंस्ट लोगों ने, सिटीजन्स ने अपनी ही ब्रिगेड बना ली, अपनी ही आर्मी बना ली, एंड दे स्टार्टेड टू अटैक ऑन द बास्टाइल, और उन्होंने बास्टाइल जो फोर्ट था उसके ऊपर अटैक किया, उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड वहां से लूट लिया आर्म एंड एम्यूनिशन, यानी कि हथियार वगैरह सब वहां से लूट ले गए, एंड दे स्टार्टेड रिबेल, और उन्होंने रिबेल को स्टार्ट कर दिया। और ये जो रिबेल था, यानी कि ये जो विद्रोह था, तो पीपल मोस्टली रिबेल्ड अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, और लोगों ने हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के अगेंस्ट भी क्या किया, रिबेल किया, उसके लिए भी विद्रोह किया। अब जब ये देखा उसने लुईस XVI ने, लुकिंग बाय दैट ग्रोइंग पावर ऑफ रिबेल्ड सिटीजन, कि जो विद्रोह सिटीजन है उनका पावर बढ़ रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो मोनार्क के जो पावर है उसको क्या किया जाएगा, रोका जाएगा, कि राजा के जो एब्सोल्यूट पावर है, जो लिमिटलेस पावर है, उसको चेक किया जाएगा। तो पेज नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 5, फर्स्ट पैराग्राफ, fearful of the growing anger and power, fearful of growing anger and power of his revolting subjects। subjects का मतलब, सब्जेक्ट एक विषय होता है, subjects का मतलब होता है प्रजा, मतलब उसकी जो प्रजा रिवोल्ट कर रही थी, विद्रोह कर रही थी, तो विद्रोह कर रही थी, वो पावर को, उनके बढ़ते हुए रिवोल्ट को देखते हुए लुईस XVI रिकॉग्नाइज्ड जो नेशनल असेंबली, इन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली क्या थी, कुछ याद है? नेशनल असेंबली थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था, कहां पर, इन द टेनिस कोर्ट, कहां पर, इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट में, कब किया था, 20 जून को, 20 जून 1789 को इन्होंने क्या किया, थर्ड एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड एस्टेट, जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन लोगों ने अपने आप को जनरल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था, कब किया था, ऑन 20 जून 1789 को। तो अपने जो सब्जेक्ट्स थी या अपनी जो प्रजा थी, सिटीजन्स थे, उनके पावर ऑफ हिज रिवोल्ट, उनके विद्रोह का पावर बढ़ते हुए या उनके रिवोल्ट को बढ़ते हुए देख करके, तो उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज की एंड अडॉप्टेड द प्रिंसिपल दैट द पावर ऑफ किंग क्या होगा, वुड बी चेक, तो उनको चेक किया जाएगा, रोका जाएगा बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके, यानी कि वो जो डिमांड कर रहे थे नेशनल असेंबली, वो डिमांडिंग फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वुड चेक द पावर ऑफ किंग, जो कि किंग के पावर को रोकेगा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की वो डिमांड कर रही थी। कौन डिमांड कर रही थी, नेशनल असेंबली। लुईस XVI ने देखा कि वे जो सिटीजन्स
दे दी, यानी उनकी बात मान ली कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा दैट वुड चेक द पावर ऑफ मोनार्क, कि वो राजा के पावर को रोकेगा। चेक का मतलब होता है रोकना, CHECK। एक चेक का मतलब होता है जांचना और चेक का एक मीनिंग होता है स्टॉप, रोकना। तो उन्होंने कहा, लुई 16 ने फाइनली ये कहा कि एक ऐसे प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लिया दैट हिज पावर वुड बी चेक, कि लुई 16 क्या थे, किंग थे, कि मोनार्क के पावर को चेक किया जाएगा बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बना करके। अंडरस्टूड। द असेंबली, ये जो नेशनल असेंबली था, इन्होंने एक लॉ बनाया, जो कानून का बनाया 4 अगस्त 1789 को। 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ लॉ, एक इन्होंने कानून पास किया। उस कानून में फ्यूडल सिस्टम को खत्म करने की बात की गई कि फ्यूडल सिस्टम जो है ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस वो खत्म होगा, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। तो इस टाइम पर इन्होंने कानून बनाया, फॉर्म्ड अ लॉ, एक कानून बनाया गया। ये कानून किसने बनाया गया? बाय असेंबली, नेशनल असेंबली ने कानून बनाया बाय विच, जिसके द्वारा एबॉलिश किया गया। अबोलिश का मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना, द फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस का। दूसरी बात, इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया। सेकंड थिंग क्या हुई? क्लैरिटी। क्लैरिटी मैंने बताया था ना आपको कि जो फर्स्ट एस्टेट के ग्रुप के लोग होते थे वो क्लैरिटी कहला रहे थे। जो क्लैरिटी थे, क्लैरिटी के अंदर क्लैरिटी को वर्कफोर्स, क्लैरिटी को फोर्स किया गया, वर्कफोर्स टू गिव अप प्रिविलेज, कि जो उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, जो जन्म के आधार पर जो स्पेशल राइट मिला हुआ है, उसको छोड़ने के लिए उसमें प्रेशर बनाया गया। तो 14 अगस्त को 1789 को असेंबली ने कानून बनाया जिससे फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया, क्लैरिटी का जो प्रिविलेज था उसको खत्म कर दिया गया। थर्ड, टिथेस क्या था बेटा? टिथेस पार्ट ऑफ टैक्सेस which was taken by the church, कि यानी कि जो टैक्स चर्च को दिया जाता था उसको टिथेस कहा जाता था। हमारे टिथेस अ टैक्स लेविड बाय द चर्च, यानी कि वो टैक्स जो किसने लगाया था? चर्च ने लगाया था, यानी कि वो टैक्स जो चर्च को दिया जाता था उसे टिथेस कहा जाता था। तो इसमें 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि 1/10 एग्रीकल्चर का 10वां हिस्सा टैक्स के फॉर्म में चर्च को दिया जाता था। तो टिथेस क्या था? टिथेस टैक्स लेविड बाय चर्च, चर्च के द्वारा लगाया गया टैक्स। टिथेस को भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। टिथेस पुट टू एन एंड, इसको खत्म कर दिया गया। एंड चर्च से वो जमीनें ले ली गई जिस पर उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था। लैंड्स ऑन्ड बाय चर्चेस वर टेकन ओवर, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कब्जा हो गया। तो इस तरीके से 14 अगस्त 1789 में जो कानून बनाया असेंबली में, उसमें ये सारी बातें इंक्लूड थी। फ्यूडल सिस्टम एंड हुआ, क्लैरिटी प्रिविलेज एंड हुए, टिथेस टैक्स का एंड हुआ, एंड लैंड ऑन बाय द चर्चेस वर टेकन ओवर, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कब्जा हो गया था। इस तरीके से हमने देखा कि जो बिगनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन है वो ऐसे स्टार्ट हुई। अभी ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई है। अब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मंजूरी दे दी है मोनार्क ने, यानी कि जो लुई 16 है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब फोर्थ नंबर का जो हमारा टॉपिक आता है एस्टैब्लिशमेंट of communication, establishment of constitutional
ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का काम कंप्लीट हुआ 1791 में। इन्होंने रिबेल रिपोर्ट कब स्टार्ट की थी? 1789 में। 1789 में इन्होंने रिबेल स्टार्ट की है और अभी कितने साल हुए? 2 साल हुए। कॉन्स्टिट्यूशन बनना अभी शुरू हो गया है, बट पूरी तरीके से अभी इनको डेमोक्रेसी नहीं मिली है, इनकी रिवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है। नेशनल असेंबली फाइनली कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने आखिर में कंप्लीट कर लिया ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया 1791 में। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, इट मींस लिमिट ऑन द पावर ऑफ किंग, यानी कि किंग के पावर पर क्या लगने वाली थी? लिमिट लगने वाली थी, रोक लगने वाली थी। द मेन ऑब्जेक्ट विच वाज लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। मैंने अभी भी आपको बताया कि 1791 में क्या कंप्लीट हुआ? 1791 ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन was completed। ओके, मेन ऑब्जेक्ट क्या था इसका? मेन ऑब्जेक्ट था लिमिट ऑन पावर ऑफ मोनार्क, यानी कि राजा की, मोनार्क का मतलब क्या होता है? किंग के पावर पर लिमिट लगाना, कुछ कंट्रोल करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था। तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ विच, जिसका मेन ऑब्जेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? टू लिमिट ऑन पावर ऑफ मोनार्क, यानी मोनार्क के पावर पर कंट्रोल करना। द पावर्स ऑफ किंग नाउ सेपरेटेड, अब राजा के अधिकार को सेपरेट कर दिया गया एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट में बांट दिया गया। और अब यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस कौन सी होती है, या गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन से होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं। जुडिशरी, पहले तो आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों इंस्टीट्यूट्स में अब पावर को बांट दिया गया, ठीक है, और किंग के पावर को सेपरेट कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम है वो कंप्लीट हुआ 1791 में एंड इट्स मेन ऑब्जेक्ट, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मेन उद्देश्य, मेन एम। ओके, तो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो मेन काम था, मेन उद्देश्य जो था, वो था लिमिट ऑन पावर ऑफ मोनार्क। ओके, द पावर ऑफ किंग वाज सेपरेटेड, जो किंग के पावर्स थे, सॉरी पावर्स ऑफ द किंग वर सेपरेटेड, इनको सेपरेटेड कर दिया गया एंड असाइंड बिटवीन द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब बात करते हैं कि भाई एक तो ये काम हो गया, किंग का पावर लिमिट हो गया, जो कॉमन सिटीजन्स थे उनके लिए इसका क्या फायदा हुआ? सेकंड थिंग, कॉमन सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स दिए गए, जिन राइट्स में क्या था? राइट टू लिव, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ ओपिनियन, इस तरीके के राइट्स किनको दिए गए? कॉमन सिटीजन्स को दिए गए इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन वाज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो बिगिनिंग थी, जो शुरुआत थी, वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट, उसमें था राइट्स का, इनकी अधिकारों की घोषणा की गई थी इसकी बिगिनिंग में। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जो बिगिनिंग थी, जो शुरुआत थी, अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, कि सिटीजन की और एक आदमी के क्या अधिकार होते हैं, इसकी घोषणा, इसकी डिक्लेरेशन किसमें की गई? इन द बिगिनिंग ऑफ सिटीजन। राइट्स, किस तरीके के राइट्स? राइट्स सच एज राइट टू लिव लाइफ, जीने का सबको अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। Such kind of rights were given to all citizens equally in this constitution। तो इस फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को ये बेसिक राइट्स क्या दिए गए? सभी सिटीजन्स को दिए गए थे। और इन राइट्स को क्या कहा गया? नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। तो मैं इसमें इस तरह बता रही हूँ कि नेचुरल और
natural rights, natural and inalienable right कहा गया। तो these rights were recognized as the natural and the inalienable rights के नाम से जाना जाता है। inalienable rights का मतलब क्या होता है? अनब्रेकेबल, कि ऐसे राइट्स जिनको कोई नहीं तोड़ सकता है या कोई कानून नहीं तोड़ सकता है। तो नेचुरल और अनब्रेकेबल राइट्स दिए गए। ये कौन से राइट्स थे? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of opinion, equality before law. These rights were recognized as the natural and inalienable rights. They belong। और दूसरी बात इसमें ये कहा गया कि अब तो हमने दो बातें पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो मोनार्क के राइट लिमिट्स हुए, सेकंड थिंग सिटीजन्स को और मैन को कुछ राइट दिए गए इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन से राइट थे? राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच ऑफ फ्रीडम, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law. These were the natural rights of a man. ये किसी भी सिटीजन के, किसी भी आदमी के एक प्राकृतिक अधिकार है। एक चीज और हुई कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 guaranteed the power of making law to the national assembly। कि भाई इसमें गारंटी दी गई कि पावर ऑफ मेकिंग लॉ, पावर ऑफ मेकिंग लॉ यानी कि कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? नेशनल असेंबली को के लोगों को, उनके मेंबर्स को दिया गया कि कानून जो बनाएंगे अब मोनार्क नहीं बनाएगा, नेशनल असेंबली के लोग बनाएंगे, उसके मेंबर बनाएंगे, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और नेशनल असेंबली कैसा ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे इसके मेंबर। तो इसको भी समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 guaranteed power of making law to the national assembly which was indirectly elected। अभी indirectly elected कैसे हैं? कि जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली, इसको कानून बनाने का राइट दिया गया। हमारी इंडिया में सेंट्रल लेवल पर किसको राइट है लॉ मेकिंग का? हमारे पार्लियामेंट। अंडरस्टूड? पार्लियामेंट को राइट है। तो उसमें हमारी जो असेंबली है, जो लोकसभा है, उसको राइट दिया गया है, लोकसभा राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कानून बनाने का। लेकिन जो हमारी लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 गारंटीड टू पावर मेकिंग लॉ, किसको दिया गया? टू द नेशनल असेंबली को, कि नेशनल असेंबली का गारंटेड द पावर ऑफ मेकिंग लॉ टू द नेशनल असेंबली व्हिच वाज द इनडायरेक्टली इलेक्टेड। यानी कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इसको सीधे सीधे इसके रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग इलेक्ट नहीं कर सकते थे, कि द सिटीजंस ऑफ द फ्रेंच कुड नॉट इलेक्ट डायरेक्टली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशनल असेंबली। और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को या मेंबर्स को क्या किया जाता था? इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। इट मीन इसका मतलब क्या है? सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स, कि सिटीजंस किसके लिए वोट डालेंगे? इनके मेंबर्स के लिए नहीं वोट डालेंगे। सिटीजंस पहले उन ग्रुप के लिए वोट डालेंगे जो कि इलेक्टोर्स होंगे। इलेक्टोर्स का मतलब हु कास्ट वोट, जो कि वोट डालता है, इलेक्टोर। यानी कि पहले वोट डालने वाले ग्रुप का इलेक्शन होगा, फिर जब जो लोग चुन लिए जाएंगे कि भाई इतना ग्रुप के लोग वोटिंग करेंगे, फिर वो इनके मेंबर्स को चुनेंगे। सपोज कीजिए कि ये सिटीजंस हैं, ओके, ये क्या है? नेशनल असेंबली है। These are the members of नेशनल असेंबली और उनके पास में क्या राइट था? पावर मेकिंग ऑफ लॉ। सिटीजंस इनको इलेक्ट करने का राइट मिला है, बट इनको ये इलेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली। फर्स्ट दे हैव टू वोट, दे हैव टू वोट फॉर इलेक्टोरल ग्रुप। तो पहले उनको एक ऐसा ग्रुप के लिए वोट करनी पड़ेगी कि ग्रुप है कुछ, ठीक है? तो पहले इन लोगों को इनको इलेक्ट करना पड़ेगा, देन ये जो इलेक्टोरल ग्रुप है ये इनको इलेक्ट करेगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से नेशनल
not have right to vote, और एक और group of citizens का था who did not have right to vote, who called passive citizens. उनको क्या कहा जाता था? Passive citizens. In passive citizens included men and women. इसमें आदमी और औरत दोनों ही शामिल थे, and that passive citizens did not pay tax, और वो टैक्स पे नहीं करते थे. That's why they did not have right to cast vote. इसीलिए उनके पास में वोट डालने का अधिकार नहीं था. तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. फ्रेंड्स में कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कब ड्राफ्ट हुआ? 1791 में. इसमें पहली चीज क्या हुई? पहली चीज ये हुई कि लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ किंग. किंग के पावर्स पर लिमिट एस्टैब्लिश की गई. ओके, और किंग्स के पावर को सेपरेट कर दिया गया एंड असाइन पावर्स बिटवीन द ऑल थ्री इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. आफ्टर दैट वी read that in that constitution, in the beginning of the constitution, there was a declaration of the right to all the citizens. कि beginning जो थी constitution की, उसमें rights की declaration की गई for all the citizens. Rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion and equality before law. इस तरीके की rights की declaration की गई in the beginning of the constitution. And these type of rights were known as the natural or unbreakable rights. फिर बात करते हैं ये राइट तो सभी को दी गई, बट वोट डालने का जो राइट है वो बांट दिया गया. किन में? ग्रुप ऑफ सिटीजन बांट दिए गए, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन हु पे टैक्स, और इसमें सिर्फ मेन इंक्लूड होते थे अबाउट 25 इयर्स ऑफ एज, एंड हु पे टैक्सेस हैड राइट टू कास्ट वोट. इन फॉर पैसिव सिटीजन कौन होते थे? पैसिव सिटीजन वर मैन एंड वुमेन एंड हु डिड नॉट पे टैक्सेस, जो कि टैक्स पे नहीं करते थे, पैसिव सिटीजन्स होते थे. एंड दे डिड नॉट एंजॉय वोटिंग, और ये लोग एंड दे डिड नॉट एंजॉय राइट टू कास्ट वोट, और उनको राइट टू कास्ट वोट नहीं दिया गया था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इरेडिकेशन ऑफ मोनार्की फ्रॉम द फ्रांस. कि फ्रांस से मोनार्की का, यानी मोनार्ची का, राजतंत्र का, मोनार्ची